आगे बोलने से हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आपका वॉशिंग सोडा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा मतलब धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई ना कोई चीज़ तो, और कपड़े धोने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना सकते हैं जिससे कि कपड़े धोने में आसानी हो। सर्फ वगैरह में यही मिलता है आपको। देखिए तो कुछ भी नहीं है, आपको इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि आपका ये NH3 को आपको रिएक्शन कराना है पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आपको ये कंपाउंड मिलेगा। फिर इसी कंपाउंड का आप दोबारा से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये कंपाउंड मिल जाएगा। फिर ये वाले कंपाउंड को आप आगे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी जिसका आपका कोई काम नहीं है, और ये मिलेगा। यही चीज़ है हमारा काम का मटेरियल। इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने फोटो भी लगा रखी है। बेकिंग सोडा को कैसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा में, कुछ नहीं करना, गर्म कर देना बस। अब यहाँ तक हमने बेकिंग सोडा बना लिया ना, इसको वॉशिंग सोडा बनाने का बस एक ही काम करना है, हमें गर्म कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने गर्म कर दिया, इसे गर्म करने के बाद ये मिल गया हमें। ये पर वॉशिंग सोडा है नहीं, लगभग वॉशिंग सोडा है। इसे बस थोड़ी सी नमी मिल जाए ना, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या करा है हमने, बेकिंग सोडा को लिया, इसे थोड़ा हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और पानी निकला। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, बोल रहे हैं कि वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मतलब कि पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन तो हुआ। और इसको हम बोल देते हैं डेकाहाइड्रेट, एक तरह का डेकाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि 10 पानी के मॉलिक्यूल इस पे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, डेका मतलब 10। पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, और जाहिर सी बात है घुलना ही चाहिए, वरना उसे सॉफ्ट कैसे करेगा, कपड़े धोएंगे कैसे हम। ज़्यादा हीट करेंगे तो अपना पानी लूज कर देता है ये। थोड़ी बहुत अगर गर्मी देते हैं जैसे कि 375 केल्विन के आसपास, तो अपने 9 पानी के मॉलिक्यूल छोड़ देता है ये, एक तब भी पकड़े रहता है। और ज़्यादा हीट करते हैं ना तो वो भी छोड़ देता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका कार्बोनेट वाला पार्ट एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन, एल्कलाइन किस लिए, क्योंकि ये रहा कार्बोनेट, देखिए इसको जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो OH नेगेटिव छोड़ेगा। ठीक है, और इसी को तो हम बोलते हैं बेस। बेस मतलब एल्कलाइन। आगे बोल रहे हैं यूज़। तो यूज़ में नंबर 1 पे आपका वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है, जिससे कि लॉन्ड्री में मदद मिलती है हमें। ये देखिए लॉन्ड्री यहाँ पे है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में और सोप में काम आता है। तो देखिए ग्लास की फैक्ट्री यहाँ दिख रही है, रेड रेड कलर के बोटल्स। बॉटल इसलिए रेड है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसे बनाने में काम आता है हमारा किस चीज़ का, वॉशिंग सोडा का, या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का, वो भी तो लगभग लगभग वॉशिंग सोडा ही होता है। फिर पेपर की फैक्ट्री में काम आता है, पेंट की फैक्ट्री में काम आता है, ये रही पेपर की फैक्ट्री, ये रही पेंट की फैक्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आ जाता है इसका, ये रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर उसका लास्ट पार्ट है, बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी का रिएजेंट है। रिएजेंट वो जो कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जो खुद से ना चालू हो रहा हो तो उसे धक्का लगा के चालू करा दे। ठीक है, उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ एक चीज़ होती है कैटलिस्ट, उसका काम होता है जो पहले से रिएक्शन चल रही है उसकी स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, तो रिएजेंट होता है एक तरह का लेबोरेटरी का इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कौन नहीं जानता, इसको नमक बोलते हैं और ये इस तरीके दिखता है, और पानी के अंदर पाया जाता है। लगभग 3% बाय मास, मतलब बहुत बहुत है। और देख रहे हैं समुंदर के बाहर जो है कैसे कैसे हम बनाते हैं इस चीज़ को, लगभग बताते हैं कि 50 लाख टन हर साल इंडिया के अंदर ही सोलर इवेपोरेशन से नमक बनाया जाता है। सोलर इवेपोरेशन देखिए, धूप में इसे रख देते हैं सूखने के लिए, पानी को, पानी सूखता है, नमक नमक बच जाता है, इसको फिर ले आते हैं रिफाइनरी में। और ये जो नमक निकलता है बिल्कुल शुद्ध तो होता नहीं है, टाटा नमक, तो इसके अंदर बहुत कुछ होता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सोडियम सल्फेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को हटाना पड़ता है, इनको बोलते हैं हम इम्प्योरिटीज़। इसको जब हटा लेते हैं, इसका भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो इसमें हटा लिया जाता है। आमतौर पर क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, सुखाने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसे फैक्ट्री में ले आके, और उसके बाद जब थोड़ा सा उसके अंदर घुल जाता है ना नमक, नमक तो घुल जाता है, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं घुली होती, तो उन सबको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर सुखाते हैं, फिर अलग अलग उसके अंदर करते हैं रिफाइनिंग के प्रोसेस, फिर उसके बाद नमक तैयार हमारा। बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाई सोलिबिलिटी होती है इसकी, लगभग अगर 0 डिग्री केल्विन पे बात करें ना, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब भी 100 ग्राम पानी के अंदर 36 ग्राम नमक मिक्स हो जाएगा। और पता है ये चीज़ देखने के बाद मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि अच्छा इतने पे इतना मिक्स हो जाता है, तो क्या 100 डिग्री पे तो क्या हर 1 लीटर के अंदर क्या मतलब 1 किलो नमक मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है भाई, टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तब भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जितना भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे जो टिक वगैरह लगा रखे हैं, ये सब आपके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। आप यहीं पे अगर कर लेंगे ना हर चीज़ को हाईलाइट,
तो आपको काफ़ी काम देगा, रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प होगी आपको, अलग से कोई कॉपी के ऊपर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद अब यूज़ देख लेते हैं। यूज़ में देखना क्या है, कॉमन सॉल्ट है, खाने में काम आता है। उसके अलावा आपका सोडियम पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बनाने में काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब बनाने में काम आ जाता है। फिर बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसका क्या इस्तेमाल है। देखिए कॉस्टिक सोडा की बोतल बना रखी है यहाँ पे, और इसको बनाने का बड़ा आसान तरीका बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी आपको ब्राइन सॉल्यूशन की। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रोड डाल दिए, मतलब कि 2 छड़ डालिए और उसके बाद उसमें बिजली दौड़ाइए, हो गई आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। किस चीज़ की करानी है पर, ब्राइन के सॉल्यूशन की। ब्राइन क्या होता है, देखिए आपका फ्रेश वाटर होता है, उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक पाया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा नमक बढ़ता जाए तो उसको बोलते हैं हम ब्रेकिश वाटर। उसके बाद भी और ज़्यादा बढ़े, मतलब कि 50 पार्ट पर 1000, ठीक है, 1000 पार्ट जो है उसका 50 हिस्सा अगर जो है उसमें से अगर नमक निकले ना तो उसको बोलते हैं सलाइन वाटर, फिर वो होता है। अगर उससे भी ज़्यादा नमक निकले तो बोलते हैं हम ब्राइनी वाटर या फिर ब्राइन का सॉल्यूशन। तो नमकीन पानी नॉर्मल 1-2 चम्मच आप पानी के अंदर डाल देते हैं एक गिलास में, तो आपका ब्राइन सॉल्यूशन तैयार। उसको जब आप करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और एक तरफ आपको मरकरी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो मरकरी के इलेक्ट्रोड के साथ जब आप करेंगे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस तो आपका तैयार हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे होगा देख लीजिए, मतलब कैथोड पे जहाँ पे आपका ये मरकरी होगा वहाँ पे सोडियम और मरकरी दोनों मिक्स हुए होंगे। वो जब मिक्स हुए होंगे साथ में, जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो इधर से Na पानी के साथ रिएक्ट करने चला जाएगा, इसको छोड़ देगा अकेला मरकरी को, और जाकर बना लेगा NaOH और H2 गैस, ठीक है। तो ये जब आप करा रहे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस में से निकल रही होगी हाइड्रोजन गैस। समझ गए आप अच्छे से। अमेलगम इसलिए बोल रखा है, जब भी रिएक्शन करता है ना आपका मरकरी तो उसको अमेलगम बोल देते हैं, और वैसे खाली इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। अमेलगम एक टर्म है, उसे आप खुद से सर्च करिए कि कब बोलते हैं हम किसी चीज़ को अमेलगम, ठीक है। आगे बोलते हैं क्या कह रहे हैं कि देखने में जो है ना ये वाइट कलर का दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट। अब आप सोचिए ट्रांसल्यूसेंट क्या, वैसे शायद आपको ऑलरेडी पता हो। ट्रांसपेरेंट तो देखिए जो ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो बिल्कुल आर पार दिख जाए, ठीक है। और एक्चुअली मैं बताऊं तो ब्रह्मांड में शायद ऐसी चीज़ कोई बनी ही नहीं जो आर पार बिल्कुल 100% लाइट को परमेबल करने दे, परमेबल हो लाइट से वो। क्यों, क्योंकि बस ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है। और जो आप शीशा भी देखते हैं, चाहे कितना भी साफ़ क्यों ना हो, आपके फ़ोन की स्क्रीन चाहे कितनी भी साफ़ क्यों ना हो, 100% लाइट को अपने अंदर से आर पार नहीं जाने देती। तो वो सारी चीज़ें हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। पर आमतौर पे जब बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, नॉर्मली तो बोल देते हैं ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अच्छे से आर पार ना दिख रहा हो किसी चीज़ में, तो उसको भी हम ट्रांसल्यूसेंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका शुगर से थोड़ा ज़्यादा साफ, बिल्कुल क्लियर शुगर है ना जिसमें दिख रहा हो आर पार, जैसे शीशा होता है ना, शीशा थोड़ा सा धुंधला शीशा, वो उसको आप बोल सकते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका लगभग 600 केल्विन के आसपास, पानी के अंदर आराम से सोल्यूबल होता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता है, डीलिक्विसेंट होता है। डीलिक्विसेंट मैं बता चुका हूँ, हवा से लेता है मॉइस्चर और लिक्विड बनने की कोशिश करता है, मतलब कि सील जाता है आसानी से, ठीक है। और अगर आप इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं तो बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, और इसको अगर आप कुछ और रिएक्शन करा दें थोड़ी सी तो बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। अब इसका यूज़ क्या क्या है, तो देखिए यूज़ में पहले नंबर पे सोप मैंने यहाँ पे देखिए बना दिया, यहाँ पे सोप। आगे पेपर बनाने में काम आता है, ये रहा पेपर। सिल्क आर्टिफिशियल बनाने में काम आता है, देखिए जो अच्छा वाला सिल्क होता है, मतलब जो ओरिजिनल होता है उसके लिए कीड़े मारने की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल बनाओ कोई कीड़े मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम में काम आता है, ठीक है, मतलब प्योरीफिकेशन नहीं बोले या रिफाइनिंग बोले, ठीक है। पेट्रोल की रिफाइनिंग बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके ऊपर अलग से पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो उसमें काम आता है आपका इसका। आगे जो है बॉक्साइट, उसकी भी प्योरीफिकेशन में काम आता है। ये रहा देखिए बॉक्साइट, इसके हाथ में बॉक्साइट ही है। ये बॉक्साइट होता है क्या, एल्यूमिनियम का एक ओर होता है, बहुत सारे ओर्स हैं एल्यूमिनियम के, उसी में से एक ओर है आपका बॉक्साइट। आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आ जाता है, किस चीज़ में, मॉइस्चराइजिंग ऑफ कॉटन के अंदर। मॉइस्चराइज करना मतलब, मॉइस्चराइज करना बोलते हैं कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉटन जो है ना वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसे मजबूत बनाया जाता है अलग अलग तरह के केमिकल्स से, मजबूत बनाते हैं, और साथ ही साथ में ऐसा कर देते हैं कि डाई को ज़्यादा से ज़्यादा सोख ले। देख रहे हैं यहाँ पे इधर मर्सराइज हुआ है, तो यहाँ पे मर्सराइज नहीं हुआ हुआ, तो नहीं हुआ हुआ कितना डल सा लग रहा है और कितना कमज़ोर भी लग रहा है, जबकि मर्सराइज हुआ हुआ बिल्कुल शाइन भी मार रहा है, अच्छे से उसने सोख लिया है डाई को और है भी मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पे काम आता है ये। बाकी प्योर फैट्स और ऑयल्स बनाने में काम आता है ये रफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेकिंग सोडा, बहुत ही आसान सी चीज़, आपको पता है बेकिंग सोडा का कहाँ पे इस्तेमाल है, किचन में इस्तेमाल है। देखिए बेकिंग सोडा तो आपको पता ही है क्या होता है,
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसी को जब हम गर्म कर देते हैं तो आपका वॉशिंग सोडा बनता है। तो ये देखिए बेकिंग सोडा किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पानी के अंदर डालेंगे, फिर उसके अंदर आटा डालेंगे, फिर उसके बाद केक बना लेंगे। केक बनाएंगे तो इसके अंदर से बहुत सारा जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा गर्म होगा तो, ठीक है। और ये जब हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके अंदर से तो फुला देती है ब्रेड को, या फिर उससे आपने कोई केक बनाया तो उसे भी। लिख रखा ना यहाँ पे बबल्स, ठीक है, लिविंग होल्स इन केक्स। और बाकी आपका इसका इस्तेमाल जो है क्या माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी हो सकता है, और फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। और इसको आपको बनाना हो तो बहुत आसान सी चीज़ है। सोडियम कार्बोनेट लीजिए, उसमें पानी डालिए, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डालिए, बन गया आपका ये तैयार। बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है, जो आपने करा ही नहीं था, ये इसको हमने गर्म कर दिया था तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई थी, बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अब हम लास्ट पार्ट है पहुंच गए हैं आज की वीडियो की। इसमें क्या बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सोडियम की और पोटेशियम की। तो भाई इंपॉर्टेंट है। कैसे? 70 किलो का एक इंसान, उसके अंदर 90 ग्राम सोडियम होगा और 170 ग्राम पोटेशियम। तो सोचिए इंपॉर्टेंट होगा तभी तो इतना सारा। 5 ग्राम आयरन होता है और थोड़ा सा कॉपर भी होता है। बोलते हैं सोडियम का आयन जो होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। देखिए ब्लड जो है मेनली 3 चीज़ों से बना होता है। एक तो होता है आपका 45% होता है रेड ब्लड सेल्स, बाकी 55% होता है आपका प्लाज्मा। और एग्जैक्टली ये नंबर नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत ले देकर 1% जो है, 1% के अंदर में ही थोड़ा सा उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगे, तो थोड़ा सा होगा उसके अंदर प्लेटलेट्स जो खून जमाने में काम आता है, ठीक है। तो उसमें से देखिए 55% जो हिस्सा है प्लाज्मा का, उसके अंदर पाया जाता है आपका सोडियम का आयन। और सोडियम का इस्तेमाल होता है नर्व सिग्नल्स जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराने में। मतलब मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, ऐसे उंगली हिला रहा हूँ, तो कहाँ से नर्व सिग्नल्स जो पहुँचे दिमाग से लेकर हाथ तक, तभी तो हिला पा रहा हूँ मैं। तो ये सोडियम की वजह से पहुँचे। और पोटेशियम का भी इसमें हाथ होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों का हाथ होता है, तब होता है, ठीक है। तो उसका देखिए, उसकी डिपिक्शन अगर देखनी है तो उस तरीके का कुछ आप देख सकते हैं, एनिमेशन एक तरह की, क्योंकि रियल में तो देख नहीं सकते, आदमी को काट पीट के ढूंढेंगे भी कि ऐसे सिग्नल दिखे आपको जाता हुआ तो नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो ऐसी डिपिक्शन आप देख लिया, अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा कुछ होता होगा, नर्व सिग्नल्स इस तरीके से ट्रैवल करते होंगे। और सेल के अंदर और बाहर पानी कितना जाएगा, अलग अलग तरह के सॉल्ट्स कितने जाएंगे, इस सब का अंदाज़ा लगाने में भी काम आता है क्या, सोडियम का आयन। ये रहा देखिए सेल, ठीक है, और ये रहा सेल का मेम्ब्रेन। अंदर जाएगी कोई चीज़ें बाहर भी आएंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी जाएंगी कोई चीज़ें, तो कुछ चीज़ें बाहर भी आएंगी। बाकी ट्रांसपोर्ट कराने में काम आता है शुगर और अमीनो एसिड से बनता है आपके प्रोटीन वगैरह। आपके जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों ही आपके जो है ना एंजाइम्स को स्टार्ट करने में काम आते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में काम आते हैं। अब देखिए एंजाइम्स का काम होता है कोई भी रिएक्शन को फास्ट कराना, एक तरह से कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एंजाइम तो है, चलो रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। एक और चीज़ सुनिए, मैंने उसको बोलते हैं हम हार्मोन्स। उनका क्या काम होता है? तो हार्मोन्स का काम होता है कोई सी भी चीज़ को स्टार्ट करना, कोई भी रिएक्शन को, कोई भी जो बॉडी के अंदर एक प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं हार्मोन्स, एक तरीके से उसमें सिग्नल पहुंचाना। जबकि एंजाइम्स का काम होता है उस रिएक्शन को फास्ट करना, ठीक है। बोले पोटेशियम का आयन जो है मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, सेल फ्लूइड के अंदर। सेल के अंदर जो हिस्सा होता है पानी वाला तरल पदार्थ, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। आगे बोल रहे हैं कि एटीपी बनाने में भी काम आता है पोटेशियम। एटीपी तो आपको बताइए, उसी से एनर्जी मिलती है बॉडी को। और बाकी थोड़ी मोटी चीज़ें हैं, बोल रहे हैं कि अगर ब्लड के प्लाज्मा की बात करें तो उसमें सोडियम थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और पोटेशियम कम, ठीक है। जबकि अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो सोडियम कम और पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और फिर लास्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी ऊर्जा बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है, उसका 30% हिस्सा तो सिर्फ इस चीज़ में चला जाता है कि एक सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है बॉडी में, उससे चलाते रहने में। अब आप सोचेंगे भाई ऐसी कौन सी चीज़ आ गई बॉडी के अंदर, ऐसा कौन सा पंप आ गया जिसे चलाने में 30% एनर्जी चली जाती है हमारी। तो जवाब है कि इस तरीके से दिखता है पंप, वो है ना, मतलब एक तरीके से डायग्राम बना रखा है कि उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी सिग्नल्स वगैरह हैं वो कैसे सिग्नल पहुंच रहा है बॉडी का, दिमाग कैसे काम कर पा रहा है, क्योंकि एक कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रैवल कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। वो इलेक्ट्रिकल चार्ज ट्रैवल करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। एक ग्रेडियंट बना होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम पोटेंशियल है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, वरना हर तरफ सेम तरह का पोटेंशियल होगा थोड़ी ना फ्लो हो पाएगा। तो इसे बरकरार रखने का काम होता है इस पंप का, तभी सारे के सारे सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, तभी हार्ट चलता है, लंग्स चलते हैं, किडनी चलती है, पूरी बॉडी फंक्शन करती है। तो उसमें 30% हमारी एनर्जी लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स की।